नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डॉक्टर मधुबाला क्लासेज में। मैं हूं राजेंद्र कुमार वर्मा और आज हम करेंगे भारत की संसद पार्लियामेंट भाग 5 में है अध्याय 2 के अंदर। तो भारत की जो संसद है वो कई बार ये प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि संविधान के किस भाग में है। तो संविधान के भाग 5 में है। अनुच्छेद 79 के अंदर आर्टिकल 79 में इसके गठन, संसद के गठन का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि भारत की संसद यानी संघ के लिए जो संसद है वो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी, यानी राष्ट्रपति को भी संसद का अंग माना गया है। तो इसके 3 अंग हैं और 2 सदन हैं। 3 अंग कौन कौन है? एक तो खुद राष्ट्रपति, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। इसके अलावा 2 सदन है इसके, लोकसभा और राज्यसभा। अब राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग इसलिए बनाया गया क्योंकि संसद का मुख्य काम है कानून का निर्माण करना। अब कानून का निर्माण कब होता है? क्योंकि दोनों सदनों से तो सिर्फ विधेयक ही पास होता है। जब तक उस विधेयक पर राष्ट्रपति साइन नहीं करते, हस्ताक्षर नहीं करते, वो विधेयक अधिनियम का रूप नहीं लेता, कानून का रूप नहीं लेता, एक्ट नहीं बनता। इसलिए क्योंकि संसद का काम है कानून का निर्माण करना, इसीलिए राष्ट्रपति को जो है संसद का अभिन्न अंग बना दिया गया है। क्योंकि राष्ट्रपति के साइन से ही कोई भी बिल जो है वो एक्ट का रूप लेता है, अधिनियम का रूप लेता है, कानून का रूप लेता है। तो 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो लोकसभा के बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि लोकसभा प्रथम सदन है, राज्यसभा द्वितीय सदन है, ये निम्न सदन है लेकिन ये उच्च सदन है, ये लोकप्रिय सदन है, ये अस्थायी सदन है और ये स्थायी सदन है। अब इनको देखेंगे। लोकसभा जो है वो प्रथम सदन है, द्वितीय सदन है। अब लोकप्रिय सदन क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुनकर आए हुए एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। अस्थायी सदन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष है, लेकिन समय से पूर्व भी राष्ट्रपति जो है इसको विघटित कर सकता है, इसलिए ये एक अस्थायी सदन है। ये एक स्थायी सदन इसलिए है क्योंकि इसके जो मेंबर होते हैं उनका कार्यकाल 6 वर्ष है और वो 6 वर्ष से पूर्व अपने पद से निवृत्त नहीं हो सकते, उन्हें हटाया नहीं जा सकता और न ही राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये एक स्थायी सदन है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद राज्यसभा और लोकसभा को कंपेयर करते हुए हम इनके गठन के बारे में, इनके कार्यकाल के बारे में देखेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। राज्यसभा अनुच्छेद 80 के तहत गठन की बात की गई है, वहीं लोकसभा का जो गठन है वो अनुच्छेद 81 के तहत है। तो 2 आर्टिकल याद कर लेंगे, अनुच्छेद 80 और अनुच्छेद 81। राज्यसभा का गठन जो है, पहली राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और 13 मई 1952 को इसकी पहली बैठक हुई। वहीं लोकसभा जो है उसका गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ और 13 मई 1952 को राज्यसभा के साथ ही के जिस दिन राज्यसभा की बैठक थी उसी दिन लोकसभा की भी प्रथम बैठक थी। राज्यसभा में कुल 250 मेंबर हो सकते हैं, जिसमें केंद्र शासित प्रदेश से 238, राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेश से 238। 12 सदस्य जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में और समाज सेवा के अंदर जिसका महत्वपूर्ण योगदान होता है, विशेष अनुभव होता है, उस व्यक्ति को 12 मेंबर को जो है राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस प्रकार 250 टोटल, लेकिन वर्तमान में 245 मेंबर हैं। केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से 233 और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। वहीं अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल 552 मेंबर हो सकते हैं, राज्यों से 530, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 और राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन। अब एंग्लो इंडियन जो है आर्टिकल 331 के तहत उनको जो 2 सीट रिजर्व होती थी लोकसभा के अंदर, अगर मान लो कोई प्रतिनिधि चुनकर नहीं आया है और राष्ट्रपति को ये पता चल जाए कि एंग्लो इंडियन लोकसभा में अब क्या उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, तो 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति क्या कर सकता था? मनोनीत कर सकता था। अब 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया। आर्टिकल 331 के अंदर जो एंग्लो इंडियन को
आंग्ल भारतीयों को रिजर्वेशन दिया गया था वो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। अगर हम क्रम की बात करें तो क्रम के अनुसार तो 126वां संविधान संशोधन है, लेकिन जैसे ही वो पास हो गया तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम का रूप उसने ले लिया है। वर्तमान में 543 मेंबर है, राज्यों से 530 और केंद्र शासित प्रदेशों से 13 मेंबर है। इस प्रकार लोकसभा में जो है वर्तमान में 543 मेंबर है। एक बार जो है हमने अभी देखा कि किस प्रकार से इसकी सदस्य संख्या है, यहाँ 250 है, यहाँ 552 थी, अब 550 है, वर्तमान में 543 है, यहाँ वर्तमान में 245 है। पहली बैठक कब हुई ये सारा आपने देखा। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा का प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, क्योंकि हमारे भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होता है। प्रथम उपसभापति एम.बी. कृष्णमूर्ति राव थे। वर्तमान में सभापति वेंकैया नायडू है, क्योंकि हमारे भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है। वर्तमान में उपसभापति जो है पीजे कुरियन है। निर्वाचन जो है राज्यसभा में प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। देखो एक प्रश्न बनता है कि भारत में अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किन किन को चुना जाता है, तो आप कहेंगे भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है और लोक लेखा समिति के सदस्यों का, प्राक्कलन समिति के सदस्यों का चुनाव जो है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार चुने जाएंगे। दो बातें हैं, देखो निर्वाचन जो होता है राज्यों के अगर है तो उनकी विधानसभा के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एकल संक्रमणीय मत द्वारा, वहीं अगर राज्यसभा में संघ राज्य क्षेत्र केंद्र शासित जो प्रदेश है उनके प्रतिनिधि अगर चुनने हैं तो संसद द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार चुने जाएंगे। इसके लिए संसद क्या करेगी, कानून बनाएगी। पदों का आवंटन चौथी अनुसूची के अनुसार होगा, यानी राज्यसभा में जो राज्यों के प्रतिनिधि है उनका उल्लेख चौथी अनुसूची में दिया गया है। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव आयंगर है, मावलंकर है। वर्तमान में प्रथम जो लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत शयनम आयंगर है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला है और लोकसभा के जो मेंबर हैं वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर नेक्स्ट इन दोनों को फिर देखते हैं। राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होता है। प्रथम 50 लाख पर एक और उसके बाद हर 50 लाख के ऊपर जो 20 लाख आएंगे उस पर एक सदस्य निर्वाचित किया जाएगा। 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के जब तक सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं होते तब तक 1971 की जनगणना को ही आधार माना जाएगा। यानी 2026 के बाद ही राज्यसभा में कितने लोगों को प्रतिनिधित्व मिलेगा, कौन कितनी जनसंख्या पर मिलेगा, ये डिसाइड जो है वो बाद में किया जाएगा। अभी 1971 की जनगणना जो है उसको ही आधार माना जाएगा। यही आधार लोकसभा के सदस्य मेंबर के लिए भी है। 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक लोकसभा के लिए भी 1971 की जनगणना को ही आधार माना गया है। राज्य को लोकसभा में सीट का आवंटन तभी होगा लोकसभा के लिए जब उसकी जनसंख्या 60 लाख से ऊपर है, 60 लाख से कम न हो। तो ये था राज्य सभा में प्रतिनिधित्व और लोकसभा में प्रतिनिधित्व। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। राज्यसभा में जो भी व्यक्ति चुनकर जाएगा उसकी आयु जो है वो 30 वर्ष उसने पूरी कर ली हो और इधर आयु जो है लोकसभा में मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। कार्यकाल 6 वर्ष है, 1/3 सदस्य है। प्रत्येक 2 वर्ष बाद पद निवृत्त हो जाते हैं। वहीं लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष। राज्य समय से पूर्व भी राष्ट्रपति पीएम की सलाह पर विघटित कर सकता है लोकसभा को 5 साल से पहले। आपातकाल में 352 में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। 42वें संविधान संशोधन
76 के द्वारा श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने वापस लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष कर दिया था। ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी ने लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष किया, फिर पुनः 5 वर्ष किस अधिनियम के तहत किया गया। 352 के तहत 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है लोकसभा का कार्यकाल, और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। तो इस प्रकार आपने योग्यता के अंदर आयु देखी कि राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, लोकसभा के लिए 25 वर्ष। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट करते हैं। राज्यसभा का अधिवेशन वर्ष में 2 बार होता है, 6 माह के अंतराल पर, और यही जो है लोकसभा में भी है, वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल पर। गणपूर्ति 1/10 है। किसी भी बैठक को चलाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। यही गणपूर्ति जो है वो लोकसभा में भी है, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होना चाहिए। संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसूनकालीन सत्र और शीतकालीन सत्र। इसके अलावा भी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर विशेष सत्र बुला सकता है। बजट सत्र फरवरी में होता है, मानसूनकालीन सत्र जुलाई से सितंबर के बीच में होता है, और शीतकालीन सत्र जो है वो नवंबर से दिसंबर के बीच में होता है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। राज्यसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उसमें अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वो लाने का अधिकार सिर्फ राज्यसभा को है। 249 के तहत राज्य सूची के विषय को राज्यसभा राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है और संसद उस पर कानून बना सकती है। आर्टिकल 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन सिर्फ राज्यसभा कर सकती है। 1961 में भारतीय इंजीनियरिंग सेवा, वन सेवा व चिकित्सा सेवा का सृजन किया। वहीं 1965 में भारतीय कृषि सेवा व शिक्षा सेवा का सृजन किया। लोकसभा की जो विशेष शक्तियां हैं उसमें मंत्रिपरिषद केवल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। सरकार केवल लोकसभा के बहुमत से ही बनती है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। संयुक्त बैठक केवल मंत्रिपरिषद ही है जो राष्ट्रपति को सलाह देती है, तो मंत्रिपरिषद ही बुलाने की सिफारिश राष्ट्रपति को करती है, और लोकसभा अध्यक्ष ही जो है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। हालांकि राज्यसभा में भी आरक्षण था, लोकसभा में आरक्षण था एंग्लो इंडियन को, जिसे 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया है। लेकिन लोकसभा में SC ST को जो आरक्षण है वो अभी भी है, और उसे 104वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। SC को जो है अनुच्छेद 330 के तहत SC को 84 सदस्य जो हैं वो सीट रिजर्व है, और लोकसभा में ST की जो है वो 47 सीट रिजर्व है। तो इस प्रकार आज हमने लोकसभा और राज्यसभा को कंपेयर करते हुए इनका गठन देखा, किस प्रकार से इनके सदस्यों का निर्वाचन होता है, कितनी इनके लिए योग्यता होनी चाहिए, आयु जो है। फिर उसके बाद हमने इनकी जो विशेष शक्तियां हैं उनको देखा, गणपूर्ति को देखा कि 1/10 सदस्य इनकी गणपूर्ति होनी चाहिए। उसके अलावा हमने जो है विशेष शक्तियों के अंदर देखा कि राज्यसभा जो है वो उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव उसी में लाया जा सकता है। 249 के तहत जो है राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। उसके अलावा नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकती है। वहीं हमने लोकसभा के बारे में देखा कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही आता है। लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, और लोकसभा के जो मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं वो ही लोकसभा को संयुक्त बैठक को बुलाने की सिफारिश राष्ट्रपति को करते हैं। मंत्रिपरिषद केवल सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो इस प्रकार जो है आज हमने हमारी लोकसभा और राज्यसभा को देखा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।